मेरा शुरुआती लक्ष्य 2007 के विश्व कप को जीतना था, जो कैरिबियाई धरती पर होने वाला था। हमने कुछ साल पहले विश्व कप जीतने का अथक प्रयास किया और आखिरी बाधा पर गिर गए। हम सभी इस बार बेहतर प्रयास करने के लिए बेताब थे और भारत की उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी। यह शब्द सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा प्लेइंग इट माय वे के हैं। सचिन तेंदुलकर इसमें अब आगे लिखते हैं। मार्च की शुरुआत में हमने जमैका में हॉलैंड और वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 अभ्यास मैच खेले। हमने हॉलैंड के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 300 रन बनाए और 182 रनों की निर्णायक जीत हासिल की। इसके बाद वाले मैच में हमारे गेंदबाजों ने वेस्टइंडीज को मात्र 85 रन पर समेट लिया। हम यह मैच 9 विकेट से जीत गए। हम 17 मार्च को बांग्लादेश के खिलाफ हमारे पहले ग्रुप मैच के लिए अच्छी लय में आ रहे थे, लेकिन साथ ही आत्मसंतुष्ट होने या इसे हल्के में लेने का कोई सवाल नहीं था, क्योंकि बांग्लादेश एक अच्छी टीम थी और वह पहले भी कई बड़ी टीमों को हरा चुकी थी। सचिन तेंदुलकर आगे लिखते हैं कि मैच कई कारणों से मुश्किल था। जब हमने बल्लेबाजी की तो पिच गीली थी और पहले 10 ओवरों में शॉट खेलना काफ़ी मुश्किल था। बांग्लादेश के मीडियम पेसर गेंदबाज मशरफ मुर्तजा अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे और हमारे 2 शुरुआती विकेट गिरने के बाद जब मैं बल्लेबाजी करने पहुंचा तो मैं बहुत असहज था। मैंने टीम प्रबंधन की आग्रह की वजह से 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वैसे मैं ओपनर के तौर पर अपने आप को ज़्यादा सहज महसूस कर रहा था, लेकिन शायद टीम मैनेजमेंट के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने मुझसे कहा कि वेस्टइंडीज के विकेट धीमे और नीचे रहेंगे, जिससे आपको स्पिनरों को खेलने में अधिक मदद मिलेगी। लेकिन टीम मैनेजमेंट की यह रणनीति बिल्कुल भी काम में नहीं आई। यह रणनीति बिल्कुल उल्टी पड़ गई और पता लगा कि सभी विकेट तेज उछाल और गति वाले थे। अब मैदान पर उतरने के बाद मेरी योजना यह थी कि नई गेंद को पूरा खेल लूं, इसके बाद धीरे धीरे स्कोरिंग गति को बढ़ाऊं। सौरभ और मैंने सफलतापूर्वक शुरुआती स्विंग को खेला और इसके बाद जब स्पिनर आए तो मैंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर एक शॉट खेलने का निर्णय लिया। दुर्भाग्य से बाएं हाथ के स्पिनर रज्जाक की गेंद मेरे बल्ले के अंदरूनी किनारे से टकराई, फिर गेंद छिटक कर मेरे पैर पर पड़ी और फिर स्टंप पर लग गई। यह विश्व कप की वैसी शुरुआत नहीं थी जैसी मैंने आशा की थी। वह दिन हमारे लिए बहुत ही भारी साबित हो रहा था और कुछ भी सही नहीं हो रहा था। हालांकि सौरभ ने 66 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली, लेकिन कप्तान राहुल द्रविड़ ने केवल 14 रन बनाए और आउट हो गए। महेंद्र सिंह धोनी ने एक कट शॉट मारने के चक्कर में शॉर्ट थर्ड मैन पर 0 पर आउट हो गए। हमारे लिए शुरुआत से लेकर अंत तक कुछ भी अच्छा नहीं था और हमारी पूरी टीम 191 रन पर सिमट गई। जवाब में बांग्लादेश के सलामी बल्लेबाज तमीम इकबाल ने बांग्लादेश को एक अच्छी शुरुआत दी और बांग्लादेश की टीम 5 विकेट हाथ में रहते हुए यह मुकाबला बड़ी ही आसानी से जीत गई। लेकिन फिर भी इस पराजय के बाद हमारे हौसले कम नहीं थे। हम जानते थे कि हमें परिस्थितियों को दोबारा पटरी पर लौटाना था और हमारे पास अब समय भी था। हम जानते थे कि हमें बचे हुए अपने दोनों मैच जीतने हैं और रन रेट को भी अच्छा रखना है। इसके बाद हमारा मुकाबला बरमुडा के साथ था। बरमुडा को हमने 257 रन से हराकर अपने रन रेट में सुधार किया। हमने बरमुडा के खिलाफ 413 रन बनाए और 257 रन की भारी भरकम जीत के साथ हमारा रन रेट भी काफ़ी बढ़ गया। अब हमें अगले मैच में केवल श्रीलंका को हराना था, क्योंकि हमारे पास अब रन रेट की कोई समस्या नहीं थी। 23 मार्च को हमारा मैच श्रीलंका के साथ था और हमारे गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी की और श्रीलंका जैसी टीम को 254 रनों के स्कोर पर रोक दिया। 254 रन पीछा करने योग्य एक आदर्श लक्ष्य था और हमें कोई शक भी नहीं था कि हम इस स्कोर का पीछा करने में सक्षम नहीं हैं। लेकिन हमारी तमाम कोशिशों के बाद भी परिस्थितियां योजनाओं के अनुसार नहीं हुई। तेज गेंदबाज दिलहारा फर्नांडो की एक गेंद मेरे बैट के अंदरूनी किनारे पर लगे। इतने महत्वपूर्ण मैच में गेंद के स्टंप पर लगने की आवाज़ सुनना मेरे लिए एक सदमे वाला पल था। जब पूरी टीम 185 पर आउट हो गई तो ड्रेसिंग रूम में सदमा था और कुछ खिलाड़ियों के तो आंसू निकल रहे थे। ज़्यादातर पूरी तरह खामोश थे। मुझे निराशा से उबरना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। यह निश्चित रूप से मेरे क्रिकेट कैरियर के न्यूनतम बिंदुओं में से एक था।
इस विश्व कप में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद जब हम घर लौटे तो मीडिया मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक आ गया और जब मैंने यह सुना कि लोग मेरे खिलाड़ियों के समर्पण पर शक कर रहे थे तो मेरा दिल दुखने लगा। हमारे असफल होने पर मीडिया को हमारी आलोचना करने का पूरा अधिकार था, लेकिन यह कहना उचित नहीं था कि हम अपने काम में एकाग्रचित नहीं थे। हम अपने प्रशंसकों की उम्मीदों को पूरा करने में नाकाम रहे, लेकिन इसका कतई यह मतलब नहीं था कि हम पे गद्दार का ठप्पा लगा दिया जाए। आश्चर्यजनक रूप से तो कई बार प्रतिक्रिया बहुत शत्रुतापूर्ण थी और कुछ खिलाड़ी अपनी सुरक्षा को लेकर भी बहुत चिंतित थे। हद तो तब हो गई जब मीडिया घरानों में सचिन तेंदुलकर की जगह एंडुलकर शब्द चलने लगा। इस शब्द ने मुझे गहरी चोट पहुंचाई। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18 साल के बाद परिस्थितियां देखना बहुत ही मुश्किल था और ऐसे में अब रिटायरमेंट का विचार भी मेरे दिमाग में आने लगा। इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद मेरे परिवार वाले और मेरे मित्र संजय नायक मेरे साथ थे। उन्होंने वह सब कुछ किया जो वो कर सकते थे। इसके बाद एक सप्ताह का समय बीता और मैंने दौड़ना शुरू किया और विश्व कप की हार को अपने दिमाग में बैठने की बजाय अपने पसीने के रूप में बह जाने दिया। यह बात यहीं तक नहीं रुकी। हमारे कोच ग्रेग चैपल ने हमें हौसला बढ़ाने और हमें नई शुरुआत के लिए प्रेरित करने के बजाय सार्वजनिक रूप से हमारी आलोचना करनी शुरू कर दी। वह हमारे समर्पण पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। इससे हालात बद से बदतर हो गए। मुझे लगता है कि ग्रेग चैपल को इस झमेले की काफ़ी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। मेरे ख्याल से यह कहना गलत नहीं होगा कि हम में से ज़्यादातर खिलाड़ी यह महसूस कर रहे थे कि ग्रेग चैपल की अगुवाई में अब भारतीय क्रिकेट कहीं नहीं जा रहा। इसके बाद 2007 में बीसीसीआई ने जब चैपल का कार्यकाल खत्म होने की घोषणा की तब वरिष्ठ खिलाड़ियों ने राहत की सांस ली और मेरी नज़र में यह बीसीसीआई का एक अच्छा निर्णय भी था। ग्रेग चैपल की भारतीय टीम के कई वरिष्ठ खिलाड़ियों से कभी नहीं बनी। उदाहरण के तौर पर सौरव गांगुली चैपल को भले ही भारतीय टीम के कोच के रूप में लाए थे, पर चैपल ने गांगुली का ही कैरियर समाप्त करने की ओर अपना कदम बढ़ा दिया था। चैपल की सबसे बड़ी गलती यह थी कि वह भारतीय टीम में पुराने खिलाड़ियों को हटाने पर तुले हुए थे, जिससे टीम का सारा तालमेल बिगड़ सा गया था। मुझे आज भी याद है कि जब टीम की जीत होती थी तो ग्रेग चैपल होटल तक या टीम की बस तक टीम का नेतृत्व करते थे, लेकिन जब भारत की टीम हार जाती थी तो वह खिलाड़ियों को आगे ढकेल देते थे। 2007 विश्व कप के बाद भारत में जो हू हल्ला और बवाल हुआ उसमें हजारों मील दूर कुर्सी पर बैठे विशेषज्ञों ने कोई मदद नहीं की थी, जो भारतीय क्रिकेट के बारे में निर्णय दे रहे थे और सुझाव दे रहे थे कि मुझे आईने में अच्छी तरीके से देखना चाहिए और रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए। भारतीय अखबारों में प्रकाशित होने वाली ऐसी खबरों ने देश भर के समर्थकों को उत्तेजित कर दिया था। मैं यह कभी नहीं समझ पाया कि खेल पर रिपोर्टिंग करने वाले इयान चैपल की राय भारतीय अखबारों की हेडलाइन क्यों बन जाती है। क्या रिकी पॉन्टिंग या माइकल क्लार्क पर हमारे किसी पूर्व खिलाड़ी की टिप्पणी मेलबोर्न या सिडनी के किसी अखबार की हेडलाइन बनेगी? बेहतर रहता कि चैपल ऑस्ट्रेलियाई टीम तक ही सीमित रहते। मुझे याद है कि मैं चैंपियंस लीग 2020 के दौरान डरबन में इयान चैपल से 2010 में मिला और मेरी उनके साथ रोचक बातचीत हुई। जब मैं अपने फिजियो नितिन पटेल के साथ जिम में समय बिताकर एक हेल्थ क्लब से बाहर आ रहा था तो मैं उनसे टकरा गया। नितिन इस पूरी बातचीत के गवाह हैं। इयान ने यह कहकर बात शुरू की कि अब वे मेरे बड़े स्कोर बनाने का रहस्य जान गए थे। उन्होंने याद दिलाया कि वे आसानी से अपनी राय बदल रहे थे क्योंकि 2007 में वे आने और रिटायरमेंट के बारे में लिख चुके थे। मैंने उनसे कहा कि तब मैंने उनके दिए हुए सुझाव पर अमल इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि मुझे क्या करने की जरूरत है और मेरे भीतर कितना क्रिकेट बचा हुआ है। कुल मिलाकर कहें तो 2007 विश्व कप मेरे लिए बहुत भारी था। मेरी दशा बहुत खराब थी और टीम की भी दशा बहुत खराब थी। मेरे मन में
क्रिकेट के लिए अब वह आनंद नहीं था और धीरे धीरे मैं अपने रिटायरमेंट के बारे में भी सोचने लगा। इसी बीच मेरे लिए एक फ़ोन आया। वह था बीबी रिचर्ड्स का फ़ोन। उन्होंने उत्साहवर्धक शब्द मुझे कहे। अचानक उन्होंने वेस्ट इंडीज से भारत में मुझे फ़ोन मिलाया और हमने लगभग 45 मिनट बात की। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि मेरे अंदर अभी बहुत क्रिकेट बाकी है और मुझे रिटायरमेंट के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। जब मैं बड़ा हो रहा था तब विवियन रिचर्ड्स मेरे हीरो थे। वे हमेशा मेरे हीरो रहेंगे, चाहे मैं कितनी भी सफलता क्यों ना हासिल कर लूँ। इतने बरसों में हमने एक दूसरे को जाना है। जब भी हम मिलते हैं वे मेरे साथ छोटे भाई जैसा व्यवहार करते हैं और मैं उन्हें अपना बड़ा भाई मानकर उनके साथ वैसा ही बर्ताव करता हूँ। मैं हमेशा से उनका और उनके विचारों का बहुत सम्मान करता रहा हूँ। इसलिए जब उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया और खेलना जारी रखने के लिए कहा तो यह मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। आखिरकार मैं थोड़े अच्छे फॉर्म में आया और 2008 की शुरुआत में मैंने सिडनी में एक बहुत ही संतुष्टिजनक शतक लगाया। इस मौके पर मैं बहुत संतुष्ट था और खासकर मैं वीवी रिचर्ड्स के पास फ़ोन करके उनके महत्वपूर्ण समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद भी दिया। तो साथियों, ये रहे सचिन की किताब प्लेइंग इट माई वे के कुछ महत्वपूर्ण अंश। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही इस किताब से कुछ और महत्वपूर्ण अंश ढूंढकर आपका मनोरंजन करते रहें तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।